दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था और उसी समय एक महिला उठी जिसने समाज के इन बंधनों को तोड़ा और शिक्षा की मशाल जलाई। वो थी सावित्रीबाई फुले। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की पहली महिला शिक्षिका, क्रांतिकारी समाज सुधारक और दलितों की सशक्त आवाज़ सावित्रीबाई फुले की जीवन यात्रा। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा है, हर उस इंसान के लिए जो बदलाव लाना चाहता है। भाग 1, सावित्रीबाई फुले बचपन से क्रांति तक की शुरुआत। जब एक लड़की ने समाज से टकराने का साहस किया। सन 1830 और 1840 के दशक का भारत एक ऐसा समय जब लड़कियों का स्कूल जाना पाप माना जाता था और अगर लड़की किसी निचली जाति से हो तो समाज उसे इंसान भी नहीं समझता था। उसी समय एक साहसी बच्ची ने जन्म लिया, सावित्रीबाई फुले। वो न केवल पढ़ी बल्कि देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, समाज के ठेकेदारों की सोच को भी बदला। उनकी ज़िंदगी कोई आम कहानी नहीं बल्कि क्रांति की चेतना है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने खुद की तकलीफ़ों को ताकत बना लिया, जिसे पत्थर मारे गए, गालियाँ दी गईं, लेकिन जिसने हार नहीं मानी और एक दिन वही बन गई भारत में स्त्री शिक्षा की जननी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नयगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार माली जाति से था, जो उस समय सामाजिक रूप से पिछड़ी और अछूत मानी जाती थी। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय भारत में जातिवाद, पितृसत्ता और अंधविश्वास से जकड़ा हुआ था। लड़कियों की शिक्षा वर्जित थी और निचली जातियों को मंदिरों और स्कूलों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। सावित्रीबाई का बचपन भी उसी समाज में बीता, जहाँ खेलने के लिए ज़मीन नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं और सपने देखने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन इन हालातों के बावजूद उनके भीतर एक अलग सी आग थी जो वक्त के साथ क्रांति में बदलने वाली थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की शादी हुई 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से। आज ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस समय भारत में बाल विवाह आम बात थी। पर यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह मिलन था 2 क्रांतिकारी आत्माओं का। ज्योतिराव फुले खुद भी जातिवाद, बाल विवाह और शिक्षा विरोधी सोच के खिलाफ थे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पढ़ना चाहती हैं और वहीं से शुरुआत हुई भारत की पहली शिक्षिका बनने की यात्रा। अब एक नज़ारा कल्पना कीजिए, एक जवान लड़की जो खुद कभी स्कूल नहीं गई थी, अब अपने पति से पढ़ना सीख रही थी। सावित्रीबाई ने पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की। पढ़ने का समय तब था जब समाज सोता था और डर का वक्त तब था जब बाहर कदम रखा जाता था। उन्होंने पहले मराठी पढ़ी, फिर अंग्रेजी, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान भी सीखा। आगे चलकर उन्होंने नॉर्मल स्कूल टीचर ट्रेनिंग में प्रशिक्षण लिया और शिक्षिका बन गईं। पर क्या समाज ने इसे स्वीकार किया? बिल्कुल नहीं। जब वो स्कूल जाती तो रास्ते में लोग पत्थर मारते, गोबर फेंकते, गालियाँ देते। उनकी साड़ी पर कीचड़ फेंक दी जाती, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ स्कूल और अपने छात्रों पर रहती थी। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक 9 साल की लड़की जिसे ना तो पढ़ना आता था न बोलना, कैसे बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका? और वो कौन सा पल था जब उन्होंने समाज से सीधे टकराने का फैसला किया? जानने के लिए देखिए अगला भाग। भाग 2, सावित्रीबाई फुले, पहला स्कूल और शिक्षा की क्रांति। 1848 पुणे का भिड़ेवाड़ा और भारत का पहला बालिका विद्यालय। ये वो साल था जब सावित्रीबाई फुले
और ज्योतिराव फूले ने दुनिया के सामने वो काम कर दिखाया जिसे उस समय का ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पूरी तरह से असंभव मानता था। पुणे के भिड़ेवाड़ा में उन्होंने भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला। अब तक स्कूलों में केवल ऊंची जातियों के लड़के पढ़ते थे। निचली जातियों को तो मंदिरों में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी और लड़कियों के लिए स्कूल का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन सावित्रीबाई फूले ने ऐसा स्कूल खोला जिसमें दलित, माली, शूद्र और पिछड़ी जातियों की लड़कियां भी पढ़ सकती थीं। यह स्कूल केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता था, यह उन्हें इंसान होने का हक दिलाने की पहली सीढ़ी था। शिक्षा बनाम समाज संघर्ष की अग्नि परीक्षा। सोचिए, जब एक स्त्री साड़ी पहनकर स्कूल जाती थी, उस पर रास्ते भर लोग कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे। लोग कहते थे, औरत पढ़ेगी दुनिया उलट जाएगी, अगर विधवा पढ़ने लगेगी तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सावित्रीबाई न डरी न रुकी। उनके पास दो चीज़ें थीं, कंधे पर किताबों से भरा झोला और मन में एक अडिग संकल्प। उनकी सहेली फातिमा शेख, जो मुसलमान थीं, उनकी सबसे पहली शिक्षिका सहायक बनी। यही भारत का पहला उदाहरण बना हिंदू मुस्लिम महिला एकता का। विरोध का चरम, घर से निकाले गए। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले का यह सामाजिक कार्य इतना क्रांतिकारी था कि उनके अपने घर के लोग भी इसे स्वीकार नहीं कर सके। उनके ससुर ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब उनके पास रहने को घर नहीं था, लेकिन सपनों के लिए एक नया आकाश खुल चुका था। उन्होंने फातिमा शेख के घर में रहकर अपने मिशन को जारी रखा और धीरे धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। 5, फिर 10, फिर 18 और देखते ही देखते 18 से ज़्यादा स्कूल खुल चुके थे। सावित्रीबाई फूले के स्कूल उस समय के सबसे उन्नत शिक्षण संस्थान थे। हर जाति और धर्म की लड़कियों को प्रवेश था। समान पाठ्यक्रम, अंग्रेजी, मराठी, गणित और विज्ञान, साफ सुथरा वातावरण, महिला शिक्षक, नैतिक शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर। बैलगाड़ी में स्कूल जाने का विचार भी उन्होंने ही शुरू किया ताकि लड़कियां सुरक्षित स्कूल पहुंच सकें। उन्होंने महिलाओं को केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि उन्हें समाज में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ब्रिटिश सरकार भी चौंक गई। जब अंग्रेज़ों ने उनके स्कूलों का सर्वे कराया तो यह पाया कि सावित्रीबाई के स्कूलों में उपस्थित छात्राओं की संख्या और गुणवत्ता ब्राह्मणों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से कहीं अधिक थी। पर कल्पना कीजिए, एक अशिक्षित समाज में एक पिछड़ी जाति की महिला ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जिसे खुद सरकार ने सराहा। लेकिन यह शुरुआत थी। अब सावित्रीबाई का लक्ष्य सिर्फ लड़कियों की शिक्षा नहीं था। वो चाहती थी कि समाज की हर वो दीवार टूटे जो इंसानों को इंसान नहीं समझती, और इसी सोच के साथ वे आगे बढ़ीं। अब अगला मोर्चा था विधवा पुनर्विवाह, भ्रूण हत्या और बाल हत्या के खिलाफ लड़ाई। दोस्तों, अगर सावित्रीबाई फूले ने 1848 में समाज की सबसे निचली पंक्ति की लड़कियों को स्कूल में बैठा दिया, तो क्या आज हम 2025 में भी समाज के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं? और आगे जानिए कैसे सावित्रीबाई ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, विधवाओं को अपनाया और समाज की सबसे बड़ी रूढ़ियों से भिड़ी। देखिए अगला भाग। भाग 3, सावित्रीबाई फूले, विधवा सुधार और मानवता की मिसाल। समाज की एक और गहराई, विधवाओं की त्रासदी। 19वीं शताब्दी का भारत, जहां विधवाओं का जीवन जिंदा लाश जैसा होता था। कम उम्र में विधवा हो चुकी महिलाओं को सिर मुंडवाकर जीवन भर सफ़ेद कपड़े पहनने को मजबूर किया जाता था। खाना आधा मिलता, मंदिर, त्यौहार और समाज से अलग कर दिया जाता, और कई बार तो उनके गर्भवती होने पर उन्हें जिंदा जला दिया जाता, क्योंकि उन्हें पापिन कहा जाता।
इसी अमानवीयता के खिलाफ सावित्रीबाई फूले ने मोर्चा खोला। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जो माँ बनी वो भी औरत थी। सावित्रीबाई ने देखा कि समाज में विधवाओं के अवैध गर्भ और उनके बच्चों को मार दिया जाता था, कोई उन्हें अपनाने वाला नहीं होता। तब उन्होंने शुरू किया बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। यह संस्था एक क्रांतिकारी पहल थी। यहाँ कोई भी महिला, चाहे उसका सामाजिक दर्जा कुछ भी हो, आकर सुरक्षित रूप से बच्चे को जन्म दे सकती थी। उन्हें छुपाया नहीं जाता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था। ये भारत का पहला मातृत्व शरणालय था। विधवा पुनर्विवाह और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आंदोलन। सावित्रीबाई फूले ने विधवाओं के पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। उन्होंने कई विधवाओं का विवाह करवाया। उन्होंने समाज को बताया कि एक महिला का जीवन उसका अधिकार है, समाज का नहीं। कन्या भ्रूण हत्या और भ्रूण गिराने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए वे गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षित करती थी। उन्होंने कहा, बेटी बोझ नहीं, वो बदलाव है। एक बार एक ब्राह्मण विधवा महिला गर्भवती हो गई। उसे घर से निकाल दिया गया। किसी ने उसे अपनाने की हिम्मत नहीं की। तब सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने उस बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा यशवंत राव। उसी बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया। सोचिए, जिस महिला को समाज ने धिक्कारा, उसके बेटे को सावित्रीबाई ने डॉक्टर बना दिया। ये केवल दया नहीं, ये समाज को आईना दिखाने का कार्य था। सावित्रीबाई ने महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने महिला मंडल बनाए, जहां वे अपनी समस्याएं साझा करती थीं, सामाजिक विषयों पर चर्चा करती, स्वावलंबन और आत्मरक्षा सीखती। ये मंडल आज के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की नींव माने जा सकते हैं। दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज़, सत्यशोधक समाज का विस्तार। ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज को सावित्रीबाई ने और मजबूत किया। ज्योतिराव की मृत्यु 1890 के बाद उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी खुद उठाई। वे भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने किसी सामाजिक संगठन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, जो समाज स्त्री और दलित को शिक्षा नहीं देता, वो समाज कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब एक सवाल आपसे, अगर सावित्रीबाई फूले 19वीं सदी में एक विधवा के बच्चे को अपनाकर उसे डॉक्टर बना सकती थी, तो क्या आज 21वीं सदी में भी हम हर अनाथ, हर पीड़ित महिला को समाज में बराबरी दे पा रहे हैं? आगे जानिए कैसे सावित्रीबाई फूले ने प्लेग महामारी के समय अपने प्राण देकर सैकड़ों जानें बचाई और किस तरह उनका अंत भी समाज में सेवा हुआ। देखिए अगला भाग, भाग 4, सावित्रीबाई फूले सेवा में समर्पित अंतिम यात्रा। साल 1896-97 में जब भारत पर टूटा प्लेग का कहर। यह 19वीं सदी के अंतिम साल थे। पुणे और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में फैला था भयंकर बुबोनिक प्लेग। लोगों के भीतर शरीर पर फफोले, फुंसी, फोड़े, बुखार और मौत की दस्तक। हर तरफ बदहवासी का माहौल। अमीर लोग शहर छोड़कर भाग गए, लेकिन जो लोग गरीब थे वे मरने को मजबूर थे। ऐसे समय में कोई आगे नहीं आया, लेकिन एक महिला थी जिसने फिर एक बार इतिहास रच दिया, सावित्रीबाई फूले। प्लेग पीड़ितों के लिए सेवा भाव, जीवन से बड़ी इंसानियत। सावित्रीबाई फूले ने अपने बेटे डॉक्टर यशवंत राव के साथ मिलकर प्लेग पीड़ितों के इलाज और सेवा का कार्य शुरू किया। उन्होंने पुणे के आउटस्कर्ट्स में एक प्लेग राहत केंद्र खोला। लोगों को मुफ्त दवाइयाँ, खाना और देखभाल दी जाती थी। रोज़ सुबह से शाम तक वह कैंप में लोगों की सेवा करती।
सोचिए, एक 66 वर्षीय वृद्धा जिसने जिंदगी भर समाज से संघर्ष किया और मौत के बीच खड़ी थी केवल दूसरों के बचाने के लिए। बलिदान। जब माँ ने किसी और के बेटे को बचाते हुए अपनी जान दे दी। एक दिन एक प्लेग पीड़ित ब्राह्मण बच्चे को रास्ते में छोड़ दिया गया था। लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे थे। सावित्री बाई खुद गईं, बच्चे को उठाया, अपने कंधे पर रखा और उसे लेकर अपने राहत केंद्र पहुंची। लेकिन उसी दौरान वो प्लेग के संक्रमण की चपेट में आ गईं। कुछ ही दिनों में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 10 मार्च 1897 को सावित्री बाई फूले ने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने मृत्यु को नहीं, मानवता को चुना। एक क्रांतिकारी का अंत पर एक युग की शुरुआत। उनकी मौत पर अखबारों ने नहीं लिखा, सरकार ने श्रद्धांजलि नहीं दी, लेकिन उन्होंने जो इतिहास रचा वो आज भी हर महिला, हर दलित, हर शिक्षक और हर सामाजिक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। उन्होंने न तो हथियार उठाए, न किसी गद्दी पर बैठी, लेकिन फिर भी एक सामाजिक क्रांति की महानायिका बन गईं। आज भी जीवित हैं सावित्री बाई की विरासत में। हर साल 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में उनके नाम पर विद्यालय, कॉलेज और महिला संगठनों के नाम रखे गए हैं। कई राज्यों में उनके योगदान को शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन अफसोस ये है कि अब भी बहुत से लोग सावित्री बाई फूले के बारे में जानते ही नहीं हैं। अब एक सवाल आपसे, अगर आप सावित्री बाई फूले ने एक संक्रमित बच्चे को कंधे पर उठाकर अपनी जान दे दी, तो क्या आज हम अपने समाज के सबसे गरीब, पीड़ित और हाशिए पर खड़े व्यक्ति के लिए इतना साहस दिखा सकते हैं? जानिए अगले भाग में एक ऐसी झलक जो आपके सोचने का नज़रिया ही बदल देगी। भाग 5, सावित्री बाई फूले की सीख आज के भारत के लिए क्या सबक छोड़ गई। शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं, मुक्ति का रास्ता है। सावित्री बाई फूले का मानना था कि अगर आप किसी को आज़ाद करना चाहते हैं तो उसे शिक्षित करिए। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को स्कूल में बैठाया, बल्कि उन्हें सोचने, सवाल करने और खड़े होने की ताकत दी। आज हम बेटियों की शिक्षा की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये लड़ाई बहुत पहले एक महिला ने अकेले शुरू की थी, वो भी उस समाज में जहाँ लड़कियाँ घर से बाहर निकलना तो दूर, नाम तक नहीं लेती थी। जेंडर इक्वलिटी, एक महिला की सभी महिलाओं के लिए आवाज़। आज भी भारत के कई हिस्सों में लड़कियों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, मासिक धर्म, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर चुप्पी है। लेकिन सावित्री बाई फूले ने 150 साल पहले इन मुद्दों को खुले मंच पर उठाया, लिखा, बोला और आंदोलन की शक्ल दी। क्या हम उनकी उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं? जाति और मानवता, जात से ऊपर उठकर जीवन। सावित्री बाई फूले ने बार बार बताया कि मानवता जाति से ऊपर है। उन्होंने न केवल दलितों बल्कि ब्राह्मण विधवाओं तक को अपनाया। उनकी सोच एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि इनक्लूसिव थी। आज जब भी हम समाज में दलितों के साथ भेदभाव की खबरें पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि सावित्री बाई ने इस भेदभाव को कलम, करुणा और कार्य से चुनौती दी थी। नेतृत्व की प्रेरणा, पहली महिला लीडर बिना कुर्सी के। सावित्री बाई कभी किसी सरकार की मंत्री नहीं बनी, न उनके पास कोई संसाधन थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को बदला, क्योंकि उनके पास था विज़न, साहस और सेवा का जज्बा। आज की युवा पीढ़ी के लिए वो एक रोल मॉडल हैं, जो बताती हैं कि बदलाव शुरू करने के लिए सत्ता नहीं, सिर्फ सच्ची नीयत और अडिग इरादा चाहिए। उनकी कविताएं
आत्मा से निकली क्रांति की आवाज़। उनकी कविताओं में सिर्फ भाव नहीं, विद्रोह था। वे लिखती थीं, स्त्री जन्माची ही कहाड़ी, अज्ञान अंधारात हरवलेली दिवाळी, पळ शिक्षणाच्या उजेडात तिने पेटवालम मसाल, मग सत्ताधारी ही बिथरले झाली वदलात हलचल। यानी जब अंधेरे में डूबी स्त्री ने ज्ञान की मसाल जलाई तो सत्ता की नींव भी हिल गई। आज की शिक्षा व्यवस्था और सावित्रीबाई की सोच। आज की शिक्षा प्रणाली अक्सर अंक, प्रतियोगिता और डिग्री तक सीमित रह गई है। सावित्रीबाई फुले की सोच थी कि शिक्षा वो हो जो समाज बदल दे। क्या हम आज अपने बच्चों को समाज के प्रति संवेदनशील बना रहे हैं? क्या शिक्षा हमें न्याय, समानता और करुणा सिखा रही है? अगर जवाब ना है तो हमें फिर से सावित्रीबाई की ओर लौटना होगा। अब एक सवाल आपसे, अगर 150 साल पहले एक महिला बिना संसाधनों के लाखों जिंदगियां बदल सकती थी, तो आज जब हमारे पास तकनीक, आज़ादी और साधन हैं, हम सावित्रीबाई की तरह समाज के लिए क्या कर रहे हैं? सोचिए और देखिए अगला भाग। सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से आज क्या बदला जा सकता है? एक ऐसा एपिसोड जो आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर कर देगा। भाग 6, सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा। आज हम क्या सीख सकते हैं? सावित्रीबाई की विरासत सिर्फ इतिहास नहीं, आज की ज़रूरत। जब हम सावित्रीबाई फुले की कहानी सुनते हैं तो लगता है कि यह किसी पौराणिक महापुरुष की तरह की कथा है, जो किसी और युग की बात है। लेकिन नहीं, उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका विज़न आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस दौर में था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन किताबों से नहीं, कर्म से आता है। शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं, न्याय और समानता होना चाहिए। अगर एक महिला समाज से लड़ सकती है तो हम सब मिलकर समाज को बना सकते हैं। आज की समस्याएं, सावित्रीबाई की दृष्टि से के समाधान। आज भी हम कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। लाखों लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जा पा रही हैं। जातिवाद, लैंगिक असमानता और महिला उत्पीड़न आज भी जिंदा है। शिक्षा सिर्फ अंकों और डिग्रियों में सिमट कर रह गई है। ऐसे में सावित्रीबाई फुले का दृष्टिकोण और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने दिखाया कि जब तक शिक्षा में समानता नहीं होगी, समाज में इंसानियत नहीं आएगी। व्यक्तिगत जीवन में सावित्रीबाई की सोच को कैसे अपनाएं? अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं आम लोग साधारण संसाधनों के साथ? यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। एक बच्चा शिक्षित करें, शाब्दिक या प्रायोगिक रूप से। किसी एक बच्चे को की शिक्षा की जिम्मेदारी लें। अपने घर, मोहल्ले या गांव में किसी गरीब बच्चे को पढ़ाएं। आप शिक्षक ना भी हों तो भी किसी को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लैंगिक और जातिगत भेदभाव के खिलाफ बोलें। जहाँ भी लड़कियों, महिलाओं या दलितों के साथ भेदभाव हो, चुप न रहें। सावित्रीबाई ने अकेले बोलना शुरू किया था। आज आप अकेले नहीं हैं। अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। बेटियों को सिर्फ पढ़ाएं नहीं, बल्कि उन्हें सोचने, निर्णय लेने और सवाल करने की आज़ादी दें। ये असली श्रद्धांजलि होगी सावित्रीबाई को। शिक्षा को सिर्फ स्कूली नहीं, सामाजिक समझ बनाएं। बच्चों को यह सिखाएं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना भी है। उनके बारे में दूसरों को बताएं। बहुत कम लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं।
उनकी कहानी स्कूलों, कॉलेजों और घरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें, उनके नाम पर कहानियाँ, लेख या प्रस्तुतियाँ बनाइए। उनकी एक प्रेरणादायक पंक्ति फिर से याद करें, बोइलें वाचालें, लिहालें राबालें, तरच उद्धार होइल। यानी बोलो, पढ़ो, लिखो और संघर्ष करो, तभी उद्धार होगा। अब अंतिम सवाल आपसे, सावित्रीबाई फुले ने हमें वो रास्ता दिखाया जो भेदभाव से बराबरी की ओर जाता है। अब क्या हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं? दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की कहानी केवल प्रेरणा नहीं, वो एक आंदोलन है जो आज भी अधूरा है। आप और हम इस आंदोलन के अगले पथिक हैं। चलिए अब सिर्फ देखकर भावुक ना हों, कुछ करें, बोलें, लिखें और आगे बढ़ें जैसे उन्होंने किया था। धन्यवाद। जय हिंद।